मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अक्सर ही सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे वो उनके विवाद हो या फिर वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आए, लेकिन अक्सर ही वो चर्चा का विषय बने रहते हैं। साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से भी आदित्य ठाकरे ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद ये कहा जा रहा था कि सुशांत के निधन से पहली रात यानी 13 जून की रात जो पार्टी हुई थी उसमें एक पॉलिटिशियन भी शामिल था, जिस पॉलिटिशियन का नाम आदित्य ठाकरे के रूप में सामने आया था। हालांकि इस बात की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन विपक्ष को एक मौका मिल गया था आदित्य ठाकरे की ब्रांड इमेज को खराब करने का। खासतौर से बीजेपी इस मौके को भुनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। यही वजह थी कि आदित्य ठाकरे को लेकर बीजेपी ने कई सवाल उठाए। उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा करने का कोई भी मौका बीजेपी ने खाली नहीं जाने दिया। बीजेपी चाहती थी कि जिस तरह से उसने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की इमेज को खराब किया था, ठीक उसी तरह से वो आदित्य ठाकरे की इमेज खराब करे। चाहे वो किसी भी तरह से आदित्य ठाकरे की इमेज पर सवाल उठाना हो, लेकिन किसी भी तरह से बीजेपी उनका पीछा नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन बीजेपी को आदित्य ठाकरे को हल्के में लेना भारी पड़ सकता था, और वो कैसे, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। चुनावी मैदान में उतरने से पहले की कोई भी एक्टिविटी प्रत्यक्ष राजनीति के दायरे से बाहर होती है। आदित्य ठाकरे ने मातोश्री की लक्ष्मण रेखा पार साफ कर दिया कि अब किसी को उन्हें हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। वर्ली विधानसभा सीट से नामांकन के बाद आदित्य ठाकरे जनता के बीच पहुंचकर राजनीति में औपचारिक पारी शुरू कर दी। आदित्य ठाकरे मातोश्री से चुनाव मैदान की ओर कदम बढ़ाने वाले ठाकरे परिवार के पहले सदस्य ही नहीं हैं, वो खुद भी 4 कदम आगे की राजनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे। अब तक के आदित्य ठाकरे की बातों से जो राजनीतिक सोच समझ में आई, वो बाल ठाकरे और राज ठाकरे की राजनीति से बहुत आगे का अपडेटेड वर्जन है। आदित्य ठाकरे ने जमाने के साथ चलने का फैसला किया। वो पहले ही जान चुके हैं कि शिवसेना की सियासी स्टाइल पुरानी पड़ चुकी है। अगर बीजेपी महाराष्ट्र में फिलहाल अकेले दम पर सरकार बनाने का आत्मविश्वास रखती है तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन अगर वो आदित्य ठाकरे को बहुत हल्के में ले रही है तो ये भारी भूल हो सकती है। आदित्य ठाकरे के सियासी पंख निकल आए हैं, वो उड़ान भरने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। हड़बड़ी हमेशा ही अच्छी नहीं होती। आदित्य ठाकरे को लेकर संजय राउत उस वक्त कुछ ज्यादा ही बोल गए। चंद्रयान 2 तो चंद्रमा पर नहीं उतर सका, लेकिन शिवसेना सुनिश्चित करेगी कि आदित्य ठाकरे मंत्रालय के 6ठे फ्लोर पर 21 अक्टूबर को जरूर पहुंच गए। सामना के संपादक संजय राउत ये तुलना चंद्रमा और सूरज के हिसाब से कर रहे थे, क्योंकि आदित्य सूर्य का ही एक नाम है। संजय राउत के इस दावे में एक बड़ी गड़बड़ी और भी दिखी। 21 अक्टूबर को सिर्फ वोट डाले गए और नतीजे 24 अक्टूबर को पता चले। हो सकता है कि शिवसेना मतदाताओं को बूथ कर पहुंचा भी दे, लेकिन उसी दिन विधानसभा तो नहीं पहुंचाया जा सकता। अगर ये बात नतीजे के दिन को लेकर कहे होते तो एक बार भावनाओं को समझा जा सकता था। दरअसल संजय राउत के इतने जोशीले बयान देने की एक वजह और भी रही। उद्धव ठाकरे ने उससे पहले कहा था कि अपने पिता बाला साहेब ठाकरे से जो वादा किया है उसे वो पूरा करके रहेंगे। उद्धव ठाकरे ने बताया था कि वो एक शिव सैनिक को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने का वादा किए थे। बाल ठाकरे तो 2 शिव सैनिकों को महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी पर बिठा चुके थे। जाते जाते उद्धव को सौंपी गई आगे की तमाम जिम्मेदारियों में इसे भी जोड़ दिया था। संजय राउत का दावा अपनी जगह है और हकीकत अपनी जगह। महाराष्ट्र की 288 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी खुद 164 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और शिवसेना को 124 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का मौका दिया। हालांकि बीजेपी को अपने पास की 164 सीटों में ही आरपीआई, आरएसपी, शिव संग्राम और रैयत क्रांति को भी समायोजित करना था। बीजेपी ने इस बात पर भी हामी भरी कि वो डिप्टी सीएम की कुर्सी शिवसेना को दे सकती है। हालांकि कुछ बीजेपी नेता इसे भी चुनावी जुमले की तरह ही समझे और समझा रहे थे, लेकिन आदित्य ठाकरे पूरी तरह सजग रहे। हाल ही में आदित्य ठाकरे से एक पत्रकार ने का सवाल रहा, क्या मैं अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं? आदित्य ठाकरे ने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हैं जो हमेशा राज्य की सेवा करेगा।
साथ ही आदित्य ठाकरे ने जोर देकर कहा कि वो राजनीति में एक बड़े मकसद के साथ उतरे हैं। वो नया महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं। यह आदित्य ठाकरे के नामांकन के वक्त का वाकया है, जब उनके साथ उनके पिता उद्धव ठाकरे, मां रश्मि ठाकरे और भाई तेजस भी मौजूद थे। आदित्य ठाकरे ये तो अच्छी तरह समझ चुके थे कि महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे क्यों फेल हुए। आदित्य ठाकरे को ये भी मालूम था कि शिवसेना को अपने ही गढ़ मुंबई और महाराष्ट्र में नंबर 2 पर बने रहने के लिए क्यों संघर्ष करना पड़ा। ये सब समझने का मतलब आदित्य ठाकरे ये समझ ही चुके थे कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने पैर कैसे जमा लिए, और वो भी बड़ी मजबूती से। कहा तो ये भी जा सकता है कि ये सब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के ठोस एक्शन प्लान का हिस्सा हो सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर भी तो सफल तभी होते हैं जब उनकी टीम को काम पूरा करने का मौका और खुली छूट मिलती है। आखिर प्रशांत किशोर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी मुहिम में कामयाब हो जाते हैं और राहुल गांधी के केस में नाकामी का धब्बा लग जाता है। प्रशांत किशोर को कामयाबी तो कांग्रेस में भी मिलती है, लेकिन जब वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काम करते हैं। ऐसा भी नहीं कि आदित्य ठाकरे नई सोच के साथ राजनीति शुरू करने वाले पहले नेता बनने जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे से बहुत पहले से राहुल गांधी इसी बात के लिए जूझते रहे और अब तो एक तरीके से हथियार ही डाल चुके हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने भी आरजेडी की छवि बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन तभी तक जब लालू प्रसाद मैदान में डटे हुए थे। लालू प्रसाद के जेल चले जाने के बाद सारा खेल खत्म नजर आने लगा था। राहुल गांधी की तरह तेजस्वी को भी बिहार में पूरी तरह फेल समझा जाने लगा, खासकर आम चुनाव में एक भी सीट न जीत पाने के बाद। राहुल गांधी तेजस्वी यादव वाली कतार में यूपी के अखिलेश यादव, तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी भी खड़े समझे जा सकते हैं, जिन्हें पारिवारिक राजनीतिक विरासत भी मिली हुई है। अखिलेश यादव ने तो बीएसपी के साथ गठबंधन कर कुछ नया प्रयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन बाकियों की तरह मायावती से वो भी धोखा खा गए। एम.के. स्टालिन और जगन मोहन रेड्डी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा, बाकियों के मुकाबले बेहतर। स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने आम चुनावों में 39 में से 21 सीटें जीती और जगनमोहन रेड्डी तो एन चंद्रबाबू नायडू को बुरी तरह हराते हुए मुख्यमंत्री की ही कुर्सी छीन ली। आदित्य ठाकरे ने नए महाराष्ट्र की बात की। निश्चित रूप से ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना से आगे की बात है। राज ठाकरे ने पार्टी का नाम तो दिया, लेकिन पुराने मॉडल पर ही चलते रहे और अब तक नाकाम रहने की भी यही वजह है। उनके अब तक नाकाम रहने की भी आदित्य ठाकरे वक्त की नजाकत को समझते हैं। आदित्य ठाकरे जानते हैं कि भविष्य किस तरह की राजनीति का है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने में जुटी बीजेपी का ध्यान इस बात पर भी जरूर जाता कि वर्ली में लगे आदित्य ठाकरे के पोस्टर मराठी से इतर कई और भाषाओं में भी क्यों लगे हैं। आदित्य ठाकरे को ना हिंदी से परहेज है, ना गुजराती और ना ही उर्दू या अंग्रेजी से। बीजेपी अभी भले ही शिवसेना को आसपास टिकने ना दे, लेकिन आदित्य ठाकरे दूरगामी सोच के तहत राजनीति के मैदान में उतरे। उद्धव ठाकरे अब तक जो भी राजनीति करते आ रहे, उसकी नींव 1990 में रखी गई थी और कहते हैं 1999 में वो मुख्यमंत्री भी बनना चाहते थे, लेकिन शिवसेना बीजेपी गठबंधन सत्ता हासिल करने से चूक गया। राज ठाकरे के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक मन बदल लिया। खानदानी ठाकरे पॉलिटिक्स में वैलेंटाइन डे का विरोध किया जाता रहा, लेकिन आदित्य ठाकरे ऐसा नहीं करते। यही दोनों की राजनीतिक शैली में सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है। दरअसल बाल ठाकरे कार्टून बनाते थे, आदित्य ठाकरे कविता लिखते हैं। फिलहाल के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।